हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अमर उजाला दी बोनस पर। मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी, मेरे साथ है हर्ष वर्मा। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट शो सिप की टिप में। रोज शाम 4 से 5 हम आपके लिए शो लेकर आते हैं। आपकी सिप से जुड़ी हर एक क्वायरियां दूर होती है, आपके पोर्टफोलियोज एक्सपर्ट से रिव्यू कराए जाते हैं और क्या कुछ फैक्टर्स सिप को, म्यूचुअल फंड्स को इफेक्ट कर सकते हैं, उन सबके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत आज के टॉपिक की। भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक नई और बड़ी हलचल मची हुई है। टेलीकॉम की दुनिया में क्रांति लाने के बाद जियो और दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ने हाथ मिला लिया है। दोनों ने मिलकर एक नई म्यूचुअल फंड कंपनी लॉन्च की है, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड। निवेशकों के बीच अब इसको लेकर क्या कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं हर्ष? बिल्कुल, सवाल काफी बड़े हैं। क्या ये साझेदारी म्यूचुअल फंड की दुनिया में भी उतनी ही क्रांतिकारी साबित होगी जितनी जियो ने टेलीकॉम की में हुई थी? यहाँ पर क्या जियो की डिजिटल पहुंच और ब्लैक रॉक का ग्लोबल अनुभव मिलकर भारतीय रिटेल निवेशकों के लिए बेहतर सिप विकल्प ला पाएंगे? क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी वाइज कुछ बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं? इस शो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के क्या एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो सकते हैं, सिप करने वालों को इससे क्या कुछ फायदा मिल सकता है, और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रूंगटा सर। सर कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दिव्या, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन द शो। जी सर, चलिए सर शुरुआत करते हैं आज के चर्चा की। सर जियो और ब्लैक रॉक की जो जोड़ी है वो निवेशकों के लिए आपको क्या लगता है, आपके व्यू में कितनी ज्यादा ट्रस्टेबल, कितनी ज्यादा भरोसेमंद हो सकती है? तो वेल दिव्या, देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में जो आज की तारीख में है वो 45 कंपनियां ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के रूप में ऑपरेट कर रही हैं। ऑब्वियसली अगर हम मार्केट के स्टैंड पॉइंट से देखें कि आज की तारीख में म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन कितना है, हम देखेंगे कि 5 करोड़ के जो यूनिक फोलियोज हैं और हमारी आबादी है 140 करोड़ की। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत स्कोप है कि हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को आप देखेंगे कि बिजनेस के रूप में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो 45 कंपनियां हैं, करीबन हमारा कुछ 65 लाख करोड़ का AUM है, और ये जो इंडस्ट्री है ये ग्रोथ के लिए तरफ है। अगर हम देखेंगे इन्वेस्टर्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड की तरफ रुख कर रहे हैं। हम एवरी मंथ के जो डेटा देखते हैं उसमें दिखता है कि नए इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, AUM बढ़ रहा है। सो आई थिंक स्कोप तो है और म्यूचुअल फंड्स को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए। बिल्कुल सर। और सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे तमाम व्यूअर्स हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, कई बार इस तरह के कमेंट आते हैं कि हर्ष सर को आप लेके आइए शो पे, क्योंकि हम लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनकी जो नॉलेज है, डेप्थ नॉलेज है, उससे हम लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो रिक्वेस्ट रहेगी सर आपसे कि आगे भी सर आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, ताकि जो हमारे तमाम व्यूअर्स हैं और यहाँ तक कि हम भी सर, क्योंकि हम भी आप लोगों से, आपसे सीखते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, ताकि आगे आप हमारे साथ जुड़े सर और तमाम चाहे व्यूअर्स और हम हो उसका फ़ायदा उठा पाए सर। जरूर हर्ष, मेरी खुशी, आई मीन आई विल बी वेरी हैप्पी टू जॉइन द चैनल। एंड आपको भी मैं कहना चाहूंगा, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन की हम बात करते हैं, जो इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो अवेयरनेस की बात करते हैं, आप बहुत अच्छी तरह ये जो इनिशिएटिव है आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपकी इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ सकूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है सर कि मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि नए AMC की एंट्री से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किस तरह की हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि सर आप तो देख रहे हैं इस इंडस्ट्री को बहुत बारीकी से। तो जियो ब्लैक रॉक की जोड़ी म्यूचुअल फंड की दुनिया में क्या बदलाव ला सकती है, इसको कैसे समझे? तो देखिए हर्ष, इसे 2 तरीके से देखना होगा। एक है जो मैंने पहला पहलू जो आपको बताया कि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या इंडियन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है आज की तारीख में। हमने नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की बात की, वो वी आर लेस देन 5%। 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 5 करोड़ यूनिक फोलियोज हैं, विच मीन्स कि यूनिक पैन है, विच मीन्स सिर्फ 5 करोड़ इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड की तरफ आ रहे हैं। उनमें भी जो एलोकेशन की बात कर रहा हूं कि अगर जो इन्वेस्टर्स कर भी रहे हैं उनका एलोकेशन अभी बढ़ना बहुत हद तक बाकी है। अभी भी लोग FD, रियल एस्टेट ये सब में ज्यादा करते हैं। तो हम देखेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ की स्कोप आगे जाते हुए है। अब इसमें एक ऐसा कोई प्लेयर आना जो है, जियो एक तरफ है और दूसरा दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है ब्लैक रॉक। वेल, ब्लैक रॉक इंडिया में पहले भी था, उसका जॉइंट वेंचर DSP के साथ में था। DSP ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड था और ये टाइप इनका खत्म हुआ था 2018 में करीबन। अब ये वापस इंडिया में एसेट मैनेजमेंट के रूप में आ रहे हैं और वो जियो के साथ टाइप किए। अभी हम जानते हैं कि जियो या जो रिलायंस ग्रुप है वो जो भी काम करता है वो किस स्केल में काम करते हैं।
तो ये एक एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के लिए, एक इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा वेलकम मूव है कि इतने बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंडिया में अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगी। सो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक्साइटिंग टाइम्स होगा कि क्या नया वो टेबल पे लेके आते हैं, क्या नया तरह के प्रोडक्ट्स वो लाते हैं, किस तरह से ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी को रीडिफाइन करते हैं, ये हम बहुत ही जल्द देख लेंगे जब ये अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़े उससे पहले बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं यूट्यूब पर भी। रामू जी नमस्कार, कमल जी आपको भी नमस्कार। आप सबके जो भी सवाल हैं आप हमारे यूट्यूब लाइव पर भेज सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पर फ्लैश होगा अभी, उस पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं, आपके पोर्टफोलियोज भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं उनके साथ आपके पोर्टफोलियोज को साझा किया जाए, आपके जो भी सवाल हैं उन तमाम सवालों के जवाब एक्सपर्ट से जाने जाएं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि जब भी कोई सर नया फंड हाउस आता है बाजार में, जियो ब्लैक रॉक की तो बात है, उसकी तो एंट्री हो ही रही है, इन जनरल भी जब भी कोई नया फंड हाउस आता है तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? तो दिव्या, इनफैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम देख तो रहे हैं कि रोज नए नए फंड हाउसेस को लाइसेंसेस मिल रहे हैं। जीरोधा अभी लेटेस्ट है, ग्रो ने अपना म्यूचुअल फंड चालू कराया है। सो आपको ये देखना होगा कि पहले तो जो भी इसका जो म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस करा, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आ रही है, उनकी पेरेंटेज क्या है। तो इस केस में हमने देखा जियो एक तरफ है, दूसरी ब्लैक रॉक है। तो बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन वाली कंपनियां हैं जो इंडस्ट्री में आ रही हैं आपको अपनी प्रोडक्ट्स ऑफर करने के लिए। दूसरी चीज आपको देखनी है कि जस्ट बिकॉज ये दोनों बहुत बड़े नाम हैं और कोई भी स्कीम को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये अच्छा परफॉर्म करने वाली है, ये नहीं सोचना चाहिए। अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड होता क्या है कि वो जो भी स्कीम लाएंगे, वो पैसे अगर वो स्कीम में इकट्ठा करते हैं, वो पैसे जाएंगे इंडियन इक्विटीज में। मान लीजिए वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इक्विटी स्कीम है तो वो शेयर मार्केट में जाएगा, और वो नहीं तो डेट फंड्स में जाएगा। तो सिर्फ ये सोचना कि क्योंकि जियो है तो मेरी स्कीम की एनएवी बढ़ने ही वाली है, ये सोच गलत है। और मैं बोल रहा हूं ये चीज बहुत लागू होती है, स्पेशली जब हम देखते हैं कि लोग एसबीआई में जब बैंक में घुसते हैं और बोलते हैं मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा हूं तो वो ट्रस्ट वर्दी है और इसमें मेरा नुकसान नहीं होगा। तो आई थिंक वो सोच बदलना है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड भी अगर कोई स्कीम में पैसे ले रहा है तो वो शेयर मार्केट के शेयर्स में पैसे लगा रहा है। अगर शेयर मार्केट गिरेगा तो आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड को शेयर मार्केट को गिरने से रोक नहीं सकता, तो आपकी एनएवी गिरेगी और उसमें भी लॉस हो सकता है। तो वही थॉट अगर हम एक्सटेंड करें कि जस्ट बिकॉज जियो एंड ब्लैक रॉक बहुत बड़ी कंपनियां हैं, हम इनको पैसे देंगे तो हमारा लॉस नहीं होगा, नहीं, वैसी बात नहीं है। ये अल्टीमेटली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, पैसे आपसे लेती हैं और पैसे मैनेज करती हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि वो इनोवेटिव क्या प्रोडक्ट आता है। मान लीजिए अगर वो कोई भी एक स्कीम ले आते हैं और वो लाएंगे, क्योंकि वो नई फंड हाउस है तो वो अपनी हर एक कैटेगरी की एक स्कीम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप, लार्ज, मिड, स्मॉल, सब आने वाला है उनका धीरे धीरे। अब ये सोच के कि वो जियो है और ब्लैक रॉक है, मैं उनकी स्कीम में तुरंत पैसे लगा दूं, नहीं। उनकी फंड मैनेजमेंट टीम क्या है, हालांकि वो अच्छी फंड मैनेजमेंट टीम बिल्ड करेंगे, मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो डीप पॉकेट्स है, वो अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर हायर करने की ताकत रखते हैं। तो ये देखना होगा आगे जाते हुए कि उनके फंड मैनेजर कौन है, उनकी टीम कैसी बनती है, इंडस्ट्री का कितना एक्सपीरियंस है उनका, और फिर हमें एक एक करके कदम लेना होगा। मूव अच्छा है, लेकिन ये नहीं कि क्योंकि जियो और ब्लैक रॉक है कुछ भी आप कर लीजिए उसमें, वैसा नहीं। बिल्कुल सर, और सर आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाई, क्योंकि बहुत सारे निवेशकों ने, जैसे जियो फाइनेंशियल का स्टॉक आया और जैसी कंपनी के बारे में जानकारी और लोगों ने आंख बंद करके निवेश किया, लेकिन अभी भी जो स्टॉक है एक रेंज बाउंड में, क्योंकि जाहिर सी बात है सर, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्टॉक बढ़ेगा। और वही चीज़ है यहाँ पर कि आपको देखना है पहले कि परफॉर्मेंस कैसी रहती है, फंड मैनेजर्स कैसे हैं, जो सर के जो पॉइंट्स है उस पर ध्यान देना चाहिए निवेशकों को और हमारे व्यूअर्स को भी यहाँ पे। अब सर अगला सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि जियो की डिजिटल पहुँच आपके हिसाब से सर क्या छोटे शहरों, गाँव में सिप के को और ज़्यादा विस्तार दे पाएगी, और इसके बारे में आप क्या किस तरीके की संभावनाएं और देख रहे हैं यहाँ पर? तो देखिए हर्ष, इनके आने से, जियो ब्लैक रॉक के आने से मार्केट 100% एक्सपांड होगा। और किस तरह से होगा मैं बताता हूं। एक उदाहरण, एक अनरिलेटेड एग्जांपल है, लेकिन आप समझिएगा। इतना कॉन्फिडेंस है लोगों को रिलायंस के नाम पे। जब रिलायंस पावर का आईपीओ आया था तो हमने देखा था डीमैट अकाउंट्स कितने ज्यादा खुले थे। जियो फाइनेंशियल्स का जब है ना आईपीओ आया था, तब आप सोचो कितने हुए थे। सो क्वेश्चन क्या है, खाली समझना इतना है कि एक है कि लोगों को कॉन्फिडेंस है इस ब्रांड में। दूसरा, अगर हम जियो टेलीकॉम का ही अगर देखें तो जियो टेलीकॉम के जितने सब्सक्राइबर हैं, आई एम श्योर
ये उस डेटाबेस को टैप करेंगे और वो नेटवर्क को यूज करेंगे छोटी एसआईपी या गांव के छोटे छोटे कोने तक पहुंचने के लिए। अभी सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, तो अगर ये कंपनीज इंट्रोड्यूस करती है अपने प्रोडक्ट्स को तो वो पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होने वाला है। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट एक्सपैंड होगा। कई लोगों का ये मानना होता है कि एक कंपटीशन बढ़ जाएगा, 45 म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी है, अगर एक और म्यूचुअल फंड आता है तो वो क्या दूसरे कंपनीज का शेयर खाने लग जाएगा धीरे धीरे। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मार्केट एक्सपैंड होगा, नए इन्वेस्टर्स को वो और म्यूचुअल फंड फोल्ड में लाएंगे और उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम होने वाला है। सो आपका जो सवाल था स्पेसिफिकली ये पूछते हुए कि उनके आने से क्या हम और पेनिट्रेशन देखेंगे म्यूचुअल फंड का, आई थिंक यस, क्योंकि उनका जो मोबाइल ऐप है जिसमें बहुत सारे मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, उनको एक और ऑप्शन मिलेगा वहां पे कि अगर आप उसमें से म्यूचुअल फंड में छोटी एसआईपी, बड़ी एसआईपी, जो भी करना चाहते हैं आप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर। जैसे कि आपने बोला कि रिलायंस के नाम पे लोगों को पहले ही बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि आ रहा है कुछ तो चलेगा ही चलेगा, हमारा पैसा लगेगा तो उसमें भी फायदा होगा। सर, सिप में निवेश के लिए क्या शुरुआत से ही जियो म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना समझदारी होगी? दिव्या, यहाँ पे मैं थोड़ा डिफर करूंगा इस कारण से। मैंने कह रहा हूँ कि अच्छा ब्रांड है, जो बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड है। आखिर में आपको समझना है कि वो पैसे वो जब लेंगे, वो मैंने कहा कि वो मार्केट में पैसे लगाने वाले। तो आप कौन से फंड मैनेजर्स हैं, आपकी टीम कैसी है, रिसर्च की, प्रोडक्ट्स कैसे हैं, आपके जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स आप इंट्रोड्यूस करेंगे वो स्कीम्स यूनिक कैसे हैं, वो देखते हुए आपको एसआईपी शुरू करनी है और वो क्या आपके मकसद, आपके गोल्स के साथ मैच करता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए आपको एसआईपी करनी है। और ये नहीं कि बस क्योंकि एक नया फंड ऑफर आया है तो एनएवी 10 रुपए की होगी तो सस्ती मिल रही है, ये सोच के एनएफओ समझ के पैसा ना डालें। वेट करें, आया है एक प्रोडक्ट, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंट्रोड्यूस हो रही है, बहुत बड़ी है, सक्सेसफुल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि सक्सेसफुल होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि जैसे स्कीम लॉन्च करेंगे 10 रुपए की एनएवी समझ के हम पैसे उसमें लगाना शुरू कर दें। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा समझ के करना होगा कि पुरानी ट्रैक रिकॉर्ड वाली फंड स्कीम्स हैं तो नई में क्यों जाना, तो कोई बहुत स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। ठीक है सर। व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल आ गए हैं, कुछ सवाल हम ले लेते हैं। सर, एक सवाल आया हमारे पास, रिलीजन ऑफ पीस नाम से इनका यूजर नेम है। सर, ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि इन्हें 5 साल के लिए निवेश करना है तो क्या कौन स्मॉल कैप फंड इन्हें चुनना चाहिए या फिर टाटा स्मॉल कैप इनके लिए ठीक रहेगा? ओके, सो पहली चीज या फिर अगर दोनों रख सकते हैं तो सर वो भी बता दीजिएगा। नहीं, सो दिव्या, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि ये 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो तो ठीक है। अब ये सवाल है कि सिर्फ ये पहली स्कीम है इनकी जो ये करना चाह रहे हैं कि आप मान लीजिए क्वांट स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप इन्होंने चूज तो किया है, लेकिन अगर ये इनकी एकमात्र स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरी सलाह ना होगी। इस कारण से होगी कि आप जब पहला अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप सीधा स्मॉल कैप से नहीं शुरू करते। आइडियली आपको या तो फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप या चाहिए तो मल्टी कैप फंड लीजिए, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में आप इन्वेस्ट करें। स्मॉल कैप जो सेगमेंट है वो लार्ज एंड मिड कैप से सबसे ज्यादा वोलेटाइल है और सबसे ज्यादा अगर मार्केट गिरता है तो सबसे पहले आप देखेंगे स्मॉल कैप में लॉस होना शुरू होगा। तो स्मॉल कैप इन्वेस्टर थोड़ा मेच्योर होना चाहिए, विच मीन्स कि उन्हें मार्केट का थोड़ा एक्सपीरियंस अगर आ जाए कि मार्केट फ्लक्चुएट कैसे करता है, मार्केट में आप बिहेव कैसे करते हैं ताकि आप उसका मैक्सिमम रिटर्न्स निकाल सकें। तो अगर आपने ऑलरेडी लार्ज मिड और वगैरह में कर रखा है तो फिर आप चूज कर सकते हैं स्मॉल कैप। अगर ये आपका पहला इन्वेस्टमेंट है तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में पूछ रहे हैं तो टाटा स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप दोनों अच्छी स्कीम्स हैं, डिपेंडिंग कितना अमाउंट आप महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो 5,000 रुपया ही महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक ही स्कीम लें। अगर आप 15-20 हजार रुपया इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप 2 फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है सर। अब हमारे साथ फोन लाइन पे अमित मखीजा जी जुड़ रहे हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि आप हमारे शो देखते हैं रेगुलर बेसिस पर? हाँ सर, रिकॉर्डेड में देखता हूँ। कैसा लगता है आपको शो? सर देख रहा हूँ काफी टाइम से, अच्छा लगता है सर, तभी क्वेश्चन दिया। थैंक यू। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप देखते हैं हमारे शो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी साझा किया कीजिए। अब आपका सवाल क्या है, क्योंकि देखिए आपके फंड्स हमारे पास हैं यहाँ पर, आप अपना सवाल बता दीजिए तो हम लोग आपकी स्क्रीन पर जो है एक एक करके आपके जो फंड्स हैं उसमें कितनी एसआईपी चल रही है वो बताएंगे सर को। सर जो मेरा एग्जिस्टिंग चल रहा है उसके अलावा मुझे ना 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, जो मुझे एक्चुअली मेरे वो स्टॉक्स में पड़े हैं और मुझे उससे निकलना है बहुत जल्दी, और वो 2017 से है मेरे पास।
मैं उसको अभी इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, क्योंकि मैं नहीं सर्च कर सकता डेली बेसिस पे, उनको नहीं ट्रैक कर सकता। तो मैं चाहता हूँ जो मेरे पास 10 लाख रुपए के पड़े हुए हैं स्टॉक्स, में उसको निकाल के इन फंड्स में लगाऊं। क्या इसी में लगाऊं या उसे एसटीपी के थ्रू करूं? ठीक पहली है। चीज ये। और मेरी इन्वेस्टमेंट कैसी है? ठीक है, मतलब अच्छा। मुझे अभी जी 5 करोड़ चाहिए 5 करोड़ चाहिए आपको? 12 साल में। यस, 12 साल में 5 करोड़ चाहिए। अच्छा, जो आपने पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है उसमें आप लॉस में बैठे हैं, प्रॉफिट में हैं? सर वो तो प्रॉफिट में ही है, लेकिन XIRR देखूं तो बहुत कम है। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो 8-9% ही आ रहा है। 8 तो 9? मुझे लगता है कि हाँ, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट वो मेरे लिए नहीं है। एक्चुअली मैंने शुरुआत तो कर दी थी 2018 पे, लेकिन फिर मैं म्यूचुअल फंड में मूव होता गया, लेकिन इसको नहीं हटाया कि क्या पता कि लॉस हो रहा था बीच में, इस वजह से निकाला। लेकिन सारे लार्ज कैप है, सारे के सारे जितने भी मेरे पास समझ स्टॉक है वो गया, लार्ज समझ कैप। गया। ऊपर से जब बाजार गिरता है तो फिर टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि रातों को नींद भी नहीं आती, और इसीलिए हम लोग ये शो लेकर आते हैं। तमाम आप ही नहीं अमित जी, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो इस तरह के सवाल हमें भेजते हैं, क्योंकि स्टॉक में निवेशित होते हैं वो पूरे तरीके से, और जब बाजार में घबराहट होती है, क्योंकि जब बाजार गिरता है तो घबराहट शुरू होती है, और ऐसे में निवेशकों को याद आता है कि भाई हम लोग एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें, कम से कम हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कुछ सालों के हिसाब से हम लोग एक अच्छे रिटर्न्स के साथ अगर निकलना भी चाहें तो निकलें। लेकिन जब बाजार गिरा होता है तो ऐसे में निवेशकों के पास कोई चारा बचता नहीं है। शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो सर इनका जो सवाल है, इनका कहना है कि मेरी 22,000 रुपये महीने की 6 SIP चल रही है, सालाना 7% का स्टेपअप ये कर रहे हैं, 7 से लेके 8 साल तक का निवेश करेंगे। अभी हालांकि इन्होंने कहा कि मैं 12 साल तक निवेश करूंगा, 5 करोड़ का 12 करोड़ का करीब, नहीं सॉरी माफ़ कीजिए, 5 करोड़ का कॉर्पस ये चाह रहे हैं। अब इनके सामने हम लोग अगर इनके फंड्स की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पे 6,000 की SIP चल रही है। यहाँ पे मेरा एसिड मिड कैप फंड में 4,500 की SIP है। मेरा एसिड मिड एंड लार्ज कैप में 2,500 की SIP है। पराग पारेख फ्लैक्सी कैप में 4,500 की SIP चल रही है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 1,500 की SIP है, और इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड में 3,000 की SIP है। सर आपके हिसाब से पहली चीज़ तो ये कि फंड का चयन ठीक है या नहीं है, और जो ये कह रहे हैं यहाँ पर अमित जी की जो अमाउंट इनका पड़ा है वहाँ से वे चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में ये अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाए, तो किस तरीके से किया जाए सर, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए यहाँ पर? तो हर्ष, मुझे बहुत खुशी है अमित के सवाल से। कारण ये है कि इन्होंने इतनी अच्छी तरह क्लैरिटी के साथ में अपना प्लान बनाया है। दूसरी बात, ये कॉन्शियस है कि मैं मार्केट को बीट नहीं कर पा रहा हूँ। कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करते हैं और वो ईगो पे आ जाता है कि मैं बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ फंड मैनेजर से, और ये एक्चुअल फैक्ट है। हमने इनफैक्ट लास्ट 1 महीने में हमारे कई इन्वेस्टर से रीच आउट किया था, जिसमें हमने उनसे पूछा ये सवाल कि आप खुद का स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड भी आपके पास है, आपका एक्चुअली XIRR कहाँ पे ज्यादा आ रहा है? तो हमें बहुत सरप्राइजिंगली, बहुत छोटा सैंपल साइज, हमने बहुत सारे क्लाइंट से नहीं पूछा था, हमने इनफॉर्मली थोड़े लोगों से पूछा था, तो हमें 30% लोगों ने उसमें जवाब दिया कि हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जो है उसमें हमें XIRR रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। तो मुझे खुशी है कि अमित ये सवाल पूछा और मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि आप भी, अगर कोई और भी इस शो को देख रहा है, आप अपने पोर्टफोलियो में जाके देखें कि अगर आप अपना स्टॉक का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं उसमें XIRR कितना आ रहा है, मतलब आपने रिटर्न कितना बनाया। 30 to 40% लोग कह रहे हैं कि मुझे अगर म्यूचुअल फंड में ज्यादा मिल रहा है तो आप क्यों अपने आप से स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। तो ये एक सवाल का जवाब दूंगा कि इट्स अ गुड आइडिया। दूसरा, कैसे आप इन्वेस्ट करें, तो इसे हम अभी पहले पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम SIP STP के जरिए करना है कि लमसम, उसका जवाब देंगे। तो आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 बदलाव मैं सजेस्ट करूंगा अमित। पहला, आपके पास मेराई का मिड कैप है और आपका मेराई मिड एंड लार्ज कैप भी है आपके पास। तो एक स्कीम में सिर्फ स्विच कर रहा हूं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको एक दूसरा फंड हाउस आपके पोर्टफोलियो में मिलेगा, तो दूसरा फंड मैनेजमेंट स्किल्स भी आपके, दूसरे फंड मैनेजर के बेनिफिट्स भी आपको मिलने लगेंगे। हालांकि दोनों स्कीम अच्छी है, लेकिन सिर्फ प्योरली फ्रॉम अ डिफरेंट फंड मैनेजर स्टैंड पॉइंट मैं आपको एक दूसरी स्कीम बता रहा हूं। मेरे लार्ज एंड मिड कैप की जगह पे आप ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप लें, इक्वली गुड क्वालिटी का फंड है, तो आपको एक दूसरा फंड मैनेजर भी आपके पोर्टफोलियो में मिलेगा। दूसरा, एक्सिस स्मॉल कैप की जगह पे आप चाहें तो, कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो टाटा स्मॉल कैप में स्विच कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सिस से खुश हैं तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको स्विच करने की जरूरत है। अब आते हैं आपके 10 लाख रुपए पे। तो देखिए अमित, आपका जो एग्जिस्टिंग 10 लाख रुपया है वो इक्विटी में ही लगा हुआ है, पूरा का पूरा शेयर्स में लगा हुआ है। अगर आप इसे निकालते हैं और म्यूचुअल फंड में लमसम के रूप में डालते हैं, तो आप इक्विटी में से निकल के इक्विटी में ही लमसम डाल रहे हैं।
तो आपको मार्केट टाइमिंग का जो इम्पैक्ट है, आप एसटीपी क्यों करेंगे, आप ये कहेंगे कि मार्केट में मुझे एक साथ 10 लाख नहीं डालना है और मैं धीरे धीरे उसे इक्विटी में लाऊंगा, लेकिन अभी भी तो आप पूरा 10 लाख इक्विटी में ही है। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये करता, इक्विटी से निकल के मैं लमसम के रूप में इक्विटी में डालता, क्योंकि मेरा कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो मेरा कंटिन्यू रहेगा। ये अगर आप इक्विटी से निकाल के एसटीपी के जरिए 2 या 3 साल में आप इक्विटी में आते हैं, तो जब तक पैसा इक्विटी में नहीं आता आपको वो मार्केट ग्रोथ का फायदा नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन ये है, अगर आपके पास वो रिस्क एपिटाइट है जो मैं मान रहा हूं है आपके पास, तो आप 10 लाख रुपया शेयर से निकल के पूरा का पूरा लमसम के रूप में ही एग्जिस्टिंग जो आपकी स्कीम्स हैं उसी में डिवाइड करके उसमें लमसम के रूप में डाल दीजिए। ठीक है सर। सर जियो ब्लैक रॉक पर आए, वापस से चर्चा करें, उससे पहले सर एक सवाल मैं और लेना चाहूंगी हमारे व्यूअर का। वसीम शेख नाम है सर इनका, ये पूछना चाह रहे हैं कि 2 साल के लिए इन्हें 10 लाख का लमसम निवेश करना है, तो कौन से फंड्स इनके लिए सही रहेंगे? तो वेल दिव्या, अगर 2 साल के लिए ही करना है तो डेफिनेटली आपको नॉन इक्विटी फंड में जाना है। तो ये मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन और दे दूं क्यों। जब आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कैपिटल प्रोटेक्शन एंड लिक्विडिटी, विच मीन्स कि मैं अभी मेरे पास पैसे हैं, मैं उसे कहां जहां जमा कर रहा हूं, मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो पैसे पे लॉस नहीं होना चाहिए, वो पैसा जब मैं चाहूं उसे निकाल लूं ताकि मेरे काम आ जाए। रिटर्न्स मैक्सिमाइजेशन, कि मुझे सबसे बेस्ट रिटर्न मिले, वो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इसी तरह जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आपका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मुझे अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, मैं ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए ताकि मैं इन्फ्लेशन को बीट कर सकूं। उसमें अगर मुझे लिक्विडिटी नहीं भी मिले या एक बार के लिए वॉलेटिलिटी होगी, चलेगा, तब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझेंगे आप, तो उस बेसिस पे आप सही प्रोडक्ट को चूज कर पाएंगे। अब क्योंकि शॉर्ट टर्म का होराइजन है, मेरी सलाह रहेगी कि आप नॉन इक्विटी में जाएं, क्योंकि अब 2 साल बाद आपको पैसे की जरूरत है। मार्केट अगर बहुत अच्छा किया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया तो आप पैसा निकालने के लिए आपको तकलीफ होगी और जो आपकी जरूरत है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नॉन इक्विटी डेट फंड में करें। डेट फंड में आप लो ड्यूरेशन कैटेगरी का फंड ले सकते हैं। तो एबीएसएल लो ड्यूरेशन फंड है, एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड है, आप इनमें पैसे लगाएं। आपको जो रिटर्न मिलेगा वो फिक्स डिपॉजिट के आसपास है, उससे थोड़ा ऊपर मिलने की उम्मीद है, गारंटी नहीं होती, लेकिन ये रेंज में आपको रिटर्न मिलेगा। और आपको एक चीज की सांत्वना रहेगी कि आपका इक्विटी जितना वॉलेटिलिटी नहीं है और काफी हद तक आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू वसीम जी। उम्मीद है आपकी जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। सर फिर से अगर हम लौटें अपने आज के टॉपिक पर, जियो ब्लैक रॉक पर। सर ब्लैक रॉक की पैसिव फंड में यूएसपी रही है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जियो ब्लैक रॉक के किस तरीके के फंड सबसे बेटर हो सकते हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं? इंडेक्स, बैलेंस, सेक्टोरल, किस तरीके के? तो देखिए, मेरा मानना यह है कि कोई भी फंड हाउस जब नया लॉन्च करता है तो उनके पास कोई स्कीम्स होती नहीं है। अब मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर मैं एज एन इन्वेस्टर जियो ब्लैक रॉक की कोई स्कीम इवेल्युएट करूंगा तो मैं पास्ट परफॉर्मेंस देखूंगा, मैं कहूंगा कि ये फंड ने कैसे परफॉर्म किया। तो क्योंकि नया फंड है, उनका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा ही नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी स्टैंड पॉइंट से मुझे लगता है कि जब कोई नया फंड हाउस अपने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करता है तो वो इंडेक्स फंड से शुरू करेंगे, ये मेरी समझ है। क्योंकि आप इंडेक्स फंड से शुरू करते हैं तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होता है कि आपने अभी ये जो एग्जांपल हमने अमित जी का लिया था उसमें उन्होंने नावी का एक इंडेक्स फंड ले रखा था। अब आप नावी का लें या जियो ब्लैक रॉक का लें, इंडेक्स फंड में कोई फंड मैनेजमेंट स्किल्स नहीं आती, उसमें सिर्फ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है मेरा कॉस्ट कितना लगना है। तो और जियो इज नोन टू डिस्टर्ब द मार्केट, कि जब भी आप मार्केट में आएंगे आप एक तहलका मचा देंगे, सब कुछ सस्ता या फ्री में देंगे, तो आप इन्वेस्टर्स को या कोई भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा फीलिंग है कि जब कोई नया फंड हाउस आएगा तो वो अपना बास्केट जो शुरू करेगा ऑफरिंग्स का, उसमें एक इंडेक्स फंड्स का कैटेगरी ऑब्वियसली आएगी। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है कि आप इंडेक्स फंड इन्वेस्टर हैं और आपको कॉस्ट जो है, जो TER है, वो कम होने वाला है, तो बेशक आप क्यों ना इन्वेस्ट करें उसमें। और इंडेक्स फंड में वेरिएशन अगर लाते हैं तब हमें देखना होगा, चाहे कोई फैक्टर बेस्ड इंडेक्सेस हैं या कुछ और इनोवेटिव तरीके के इंडेक्स है, या अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो विल हैव टू टेक अ कॉल जब वो प्रोडक्ट सामने आते हैं। ठीक है सर, एक सवाल साईं प्रवीण जी ने हमें 100 रुपये भेजे हैं शगुन के, तो साईं प्रवीण जी से हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आप देखिए हमारे परमानेंट मेंबर बनिए ना,
क्योंकि हमारी जो फैमिली में एक एक करके देखिए तमाम व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, तो आप भी हमारे फैमिली मेंबर बनिए। क्या तरीका है हम लोग स्क्रीन पे बताए थे एक बार कि कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए आपके सामने तरीका है, ज्वाइन पे आप जाके क्लिक कीजिए और आपके सामने कई प्लान्स यहाँ पर खुल जाएंगे और उस प्लान के जरिए आप लेवल 1 लेवल 2 जो भी प्लान्स हैं जो आपको पसंद आए श्रद्धा अनुसार उसमें आप निवेश कर सकते हैं। अब हम लोग उनके सवाल को ले लेते हैं यहाँ पर। सर इनका सवाल यहाँ पर ये है कि ये कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट सिप ऑफ 40,000 फॉर रिटायरमेंट 20 ईयर्स। आई एम 32 right now, IT employee, lot of noise about the active versus passive, please suggest a portfolio। सर आपके हिसाब से यहाँ पे एक्टिव वर्सेस पैसिव को लेके ये थोड़ा सा क्लैरिटी चाह रहे हैं। अभी तो 32 साल उम्र है, उम्र तो काफ़ी कम है सर, आपका क्या सर राय रहेगी यहाँ पर? तो देखिए हर्ष, कुछ भी सही गलत नहीं है। आपको जो अप्रोप्रिएट लगता है, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हैं, वैसा आपको स्कीम टाइप चूज करनी चाहिए। मैं उदाहरण के रूप से समझाता हूं। इंडेक्स फंड्स में का बेनिफिट क्या है? ओके, आप पैसिव फंड्स अगर लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक है कि उसमें कॉस्ट जो है वो कम रहता है एज कंपेयर टू एक्टिव फंड्स। तो आपका कॉस्ट, जो फंड मैनेजमेंट कॉस्ट है, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है, वो कम लग रहा है। दूसरा ये है कि वो फंड मैनेजर एग्नोस्टिक हो जाता है, विच मीन्स कि अगर आपने एक इंडेक्स फंड लिया है, फंड मैनेजर स्किल्स पे आपको कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है। हालांकि अलग चीजें देखने, ट्रैकिंग एरर वो सब देखना होता है, लेकिन वो ठीक है, इतना एज ए लेमैन इन्वेस्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपके लिए क्या होता है कि इंडेक्स ले लिया आपने, सारी कंपनी उस इंडेक्स में आ गई, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट मार्केट में हो गया। अब फंड मैनेजर क्या कर रहा है उसकी कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक्टिव फंड लेते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका ये ऑब्जेक्टिव होता है, मार्केट मान लीजिए 12% दे रहा है रिटर्न, मैं एक फंड मैनेजर को पैसा देता हूं और मैं एक चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरा फंड मैनेजर 12% से ज्यादा कमा के देगा मुझे। तो विच मीन्स अगर मार्केट 12 दे रहा है तो मेरा फंड मैनेजर 10 साल या 20 साल बाद मुझे 14% रिटर्न देगा, तब मैं उनको हायर कर रहा हूं, उनको फीस दे रहा हूं और वो मेरा रिटर्न जनरेट करेंगे। नेगेटिव साइड पे भी बता रहा हूं, अगर मार्केट गिरेगा तो इंडेक्स फंड उतना ही गिरेगा जितना मार्केट गिर रहा है। अब एक्टिव फंड मैनेजर से मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मार्केट 10% गिरता है तो भाई आप अपनी स्किल्स लगा के 8% ही गिरेंगे, राइट? नहीं तो फिर क्या फायदा हुआ? तो ये, और ऐसे में आपको एक अच्छा फंड मैनेजर ढूंढना है। 45 कंपनियां हैं, उसमें बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं। तो ये आपको एक फंड मैनेजर चूज करना है और उनकी स्कीम से पैसे लगाने। फिर आपको क्या करना है, 2 साल 4 साल रेगुलर इंटरवल्स पे आपको चेक करना है कि क्या मेरा फंड मैनेजर अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। नहीं कर रहा है तो आप स्विच करेंगे। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। अब एक इन्वेस्टर को चूज करना है कि उनको किस तरह की स्कीम में डालना है, उन्हें उम्मीद क्या है, वो कैसे उस स्कीम के साथ बिहेव करेंगे। आपके पास कोई अच्छा एडवाइजर है अगर, तो आप बेशक एक्टिव स्कीम और पैसिव स्कीम का एक कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि सिप में निवेश करने से पहले एक नया निवेशक किन बातों की जांच करे, किन चीज़ों को समझे यहाँ पर, खासकर जियो म्यूचुअल फंड जैसे नए नाम है। और अभी एक व्यूअर का सवाल भी आ रहा था यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटेड हैं यहाँ पर व्यूअर्स, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि कब से शुरू हो रही है यहाँ पर ये सिर्फ। तो जैसी जानकारी हमें मिलेगी तो हम लोग भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन सर सवाल ये है कि कैसे एक म्यूचुअल फंड जैसे एक नाम के साथ तमाम व्यूअर्स के मन में जिज्ञासा है यहाँ पर, तो किस तरह के पैरामीटर्स को ध्यान रखना चाहिए, कौन से ऐसे चीज़ें हैं कि भाई इसको आप जाँचिए, परखिए और फिर इस्तेमाल कीजिए? तो देखिए, आप SIP करें या लमसम करें, आपके पैसे इन्वेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी खासी राशि बनने वाली है। तो अगर आप अभी 1000 रुपए से शुरू करें, तो कई लोगों को मैं जानता हूं 1000 रुपए तो डाल रहे हैं, क्यों ना एक बार शुरू करके देखते हैं। लेकिन ये 1000 रुपए आप शुरू कर रहे हैं, ये 10-20 साल के बाद ये बड़ी रकम बनने वाली है। तो अपने पैसे को लाइटली ना लें। ये नहीं सोचेंगे चलो ट्राई कर लेते हैं, 500-1000 रुपए ही तो है। आप उसकी सोचिए, क्योंकि धीरे धीरे वही चीज एक बड़ी रकम बनने वाली है, यही हमारी उम्मीद है, तभी तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्कीम देखिए किस तरह की है, आप ये देखिए कि उसमें कॉस्ट क्या लग रहा है, आप ये देखिए फंड मैनेजर कौन है, वो स्कीम कहाँ इन्वेस्ट करेगी। ये IPO नहीं है, तो ये से IPO समझ के पैसे लगाना कि 10 रुपए में मिल रहा है, वो हड़बड़ी ना करें। ना ही जियो ब्लैक रॉक को इतनी हड़बड़ी है कि पहले साल में उन्हें मार्केट का टॉप परफॉर्मर बनना है या टॉप लीडर बनना है AUM के रूप में। ना ही आपको ऐसी कोई जरूरत पड़ी है कि और कोई मार्केट में है ही नहीं, ये एक ऑप्शन मिला है तो क्यों ना हम इसी में सब कुछ डाल दें। नहीं, वैसा नहीं। ये एक रेगुलर एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिनके प्रमोटर्स जो हैं बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कौन सी स्कीम लाते हैं, वो स्कीम कैसे परफॉर्म करती है, वो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है सर, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है। एक नॉर्मल कंपनी है, रिलायंस का नाम सुन के, जियो का नाम सुन के आपको ओवर एक्साइटमेंट नहीं शो करनी है। आपका पैसा है, बहुत संभल के, बहुत ध्यान से लगाइए जहां भी लगाइए। सर, क्या जियो म्यूचुअल फंड नए तरीके की भी कोई सिप पेश कर सकता है, जैसे माइक्रो सिप हो गई, डिजिटल सिप या फ्लेक्सी सिप? तो मुझे लगता है कि इतने 45 म्यूचुअल फंड्स हैं, सारे ऑप्शंस ऑलरेडी टेबल पे हैं। सेबी ने कैटेगराइजेशन स्टैंड पॉइंट में बता दिया कि आप कितनी कैटेगरीज में, एक कैटेगरी में एक ही स्कीम ला सकते हैं। तो एक फ्लेक्सी कैप आएगा, एक मल्टी कैप आएगा। तो वैसे देखा जाए तो इनोवेशन का जो स्कोप है वो काफी हद तक रिस्ट्रिक्टेड है। अब इसके अंदर आपको डिफरेंशिएटिंग कुछ ना कुछ करना होगा। तो इन प्रोडक्ट साइड बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन में तो उनकी माहिर है ही, वो माहिर है डिस्ट्रीब्यूशन साइड में। तो वो बहुत बड़ा हाइप क्रिएट होने ही वाला है और लोग आईपीओ समझ के पैसे डालने भी वाले हैं। ये मैं कह रहा हूँ, जितना भी हम अभी बात कर लें, अल्टीमेटली लोग वही करेंगे जो उनके इमोशन से ड्रिवन होगा, और ये देखेंगे मेरा पड़ोसी है वो तो डाल दिया स्कीम में, मैंने नहीं डाला। तो ऐसा करते करते उनको एयूएम तो मिलने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कोई सुन रहा है और समझ रहा है इस बात को, तो आपको ये समझना और देखना होगा कि मुझे अलग क्या मिल रहा है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि दोनों कंपनीज कुछ ना कुछ इनोवेशन लाएगी। अब वो इनोवेशन आप एसआईपी, वो हो सकता है उनका जो कस्टमर, मोबाइल फोन के जो कस्टमर, सिम कार्ड कस्टमर्स हैं, उनको 100 रुपए की एसआईपी चालू कर देंगे कन्वीनियंस स्टैंड पॉइंट से। कुछ ना कुछ अलग तो करने ही वाले हैं। अब क्या अलग करेंगे विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये तो जब उनके प्रोडक्ट्स आएंगे तभी समझ में आएगा। बिल्कुल सर, कुछ तो करने वाले हैं, ये तो है। मतलब सबके मन में यही है सर कि कुछ तो करने वाले हैं, बड़ा कुछ होने वाला है सर। सर, एक विजेंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फैमिली में। उन्होंने एक सवाल पूछा है। ये सवाल ये है कि मेरे पोर्टफोलियो में 3 फंड हैं, हाइब्रिड एचडीएफसी निफ्टी 250 लार्ज मिड कैप फंड है, और निपॉन इंडिया निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 250 स्मॉल कैप फंड है, जिसमें उन्होंने 20,000 की सिप इनकी चल रही है इन तमाम फंड्स में। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि सर, आने वाले 10 सालों के लिए आपको कैसा नजरिया लग रहा है, फंड का चयन ठीक है या नहीं है, क्या बदलाव करने की जरूरत है? वेल हर्ष, मैं इनकी सारी स्कीम्स नोट डाउन नहीं कर पाया, तो आप या तो फिर से दोहराएं या स्क्रीन पे दे दें। बिल्कुल सर, मैं एक बार दोहराया। तो इनका कहना है, इनके पोर्टफोलियो में 3 फंड्स हैं, एचडीएफसी निफ्टी 250 लार्ज मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स, ओके, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 250 स्मॉल कैप फंड। और सर 20,000 इनका इन्वेस्टमेंट है, हर मंथली जो है सिप के थ्रू इनका जाता है। 10 इयर्स का हॉरिजन है इनका सर। ओके, सो इन्होंने एक्चुअली क्या किया है, इन्होंने पूरे 500 कंपनियों में पोर्टफोलियो में ले ली। इनके तीनों इंडेक्स फंड्स हैं। ये एक्चुअली स्मार्ट इन्वेस्टर है। ये मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने अपना पोर्टफोलियो जिस हिसाब से बनाया है, तीनों इंडेक्स फंड्स लिए हैं, और इन्होंने पूरा मार्केट, जो टॉप 500 कंपनीज हैं, वो पूरी की पूरी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ ली है। तो ये बेसिकली क्या होता है ना हर्ष, ऐसा है कि राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि जाके संजीवनी बूटी लेके आओ। तो जब वो गए पहाड़ पे, उन्हें संजीवनी बूटी समझ में नहीं है कौन सी है, तो उन्होंने पूरा पहाड़ उठा के ले आए। तो जो आपके दर्शक हैं, इन्होंने यही काम किया है कि पूरे 500 कंपनी, देश की जो बड़ी 500 कंपनी मैं अपने पोर्टफोलियो में ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही जाएगा। तो आई डोंट थिंक इन्हें कोई चेंज करने की जरूरत है। आई थिंक ये अच्छा काम कर रहे हैं और एक्चुअली एक स्मार्ट इन्वेस्टर है। सो प्लीज कंटिन्यू जो आप कर रहे हैं। आई डोंट थिंक आपको चेंजेस करने की जरूरत है। ठीक है सर। चलिए सर, अगर कोई निवेशक पहले से सिप कर रहा है, तो क्या उसे अब जियो म्यूचुअल फंड में स्विच कर लेना चाहिए, या फिर मतलब कोई नई सिप जोड़नी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? कंप्लीट स्विच कर सकते हैं, या फिर जो है जियो का बस एक नाम अपने पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं जोड़ ले? आई थिंक देखिए, अब वेट करना चाहिए। एक बार उनके पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो आने दीजिए, उसे थोड़ा वक्त दीजिए। वो आएंगे एनएफओ के रूप में, क्योंकि कोई भी नया फंड आएगा तो एनएफओ ही लाएगा ना, न्यू फंड ऑफर ही लाएगा। तो मैं कॉशन बार बार इस चीज का कर रहा हूं, एनएफओ के नाम से, 10 रुपए की एनएवी के नाम से ओवर एक्साइट नहीं होना है हमें, और अपनी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो चल रहा है वो चेंज ना करें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है आपके पास। तो वहां से निकल के आप एक अननोन फंड में घुस रहे हैं और ये सोच के कि नया फंड है, आई डोंट थिंक अच्छी स्ट्रैटेजी है। आप वेट करें। जियो, ब्लैक रॉक कहीं नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप पहले साल में, पहले दिन में अगर आपने उनकी स्कीम में पैसे नहीं लगाए तो 5 साल बाद नहीं मौका मिलेगा, ऐसा नहीं। सो आराम से वेट करिए, आने दीजिए उनको मार्केट में। वो क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लाते हैं, कॉस्ट कम के रूप में ला रहे हैं, फंड मैनेजमेंट टीम क्या है, क्या है एक्चुअली, वो आने दीजिए टेबल पे। उसे अच्छी तरह इवैल्यूएट करेंगे और फिर हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। आपका जो काम है वो तो हो ही रहा है। आप एग्जिस्टिंग जो स्कीम में लगा रहे हैं उसमें तो आपको काम हो ही रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ
कहीं अटकी हुई है गाड़ी की, आपको कुछ नया काम करना है। तो ओवर एक्साइटेड ना हो, वेट करें, एनालाइज करें क्या आपके ऑफरिंग्स में है और फिर आप उसमें जाए। ये आईपीओ नहीं होगा, ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जियो ब्लैक रॉक अपनी कंपनी के शेयर्स नहीं दे रहे, वो एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है, वो शेयर पैसे कलेक्ट करेंगे और एग्जिस्टिंग कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाएंगे जो शेयर मार्केट पे ऑलरेडी लिस्टेड है। तो कुछ भी आपको नुकसान नहीं होने वाला, अगर आप रुक के समझ के अगर इन्वेस्ट करेंगे फिर भी आपको कुछ नहीं नुकसान होने वाला। ठीक है सर। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि व्यूअर्स को हर एक चीज़ पे क्लैरिटी हो, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की भी हम लोग बार बार बात करते हैं यहाँ पे। तो मेरा सवाल आपसे यही है सर कि क्या जियो ब्लैक रॉक की एंट्री से बाजार में एक्सपेंस रेशियो या फिर निवेश लागत में गिरावट की संभावना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जो एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है आगे चलकर? क्योंकि सर हमेशा ही देखा गया है कि मतलब जियो कुछ भी करता है, रिलायंस स्पेशली करता है, तो नए ग्राहक जोड़ने के लिए जो है तरीके की टैक्टिक्स अपनाते हैं, कुछ फ्रीबीज दे दी या फिर कहीं पे प्राइस कम कर दिया। तो ये एक्चुअली सही है और आई थिंक ये होने ही वाला है। मतलब ये आई डोंट थिंक इट्स अ डाउट, इनका हिस्ट्री है कि जब भी कुछ मार्केट में आते हैं ये प्राइस डिस्ट्रप्शन लाते हैं। देखिए प्रोडक्ट में इनोवेशन तो एक लिमिट होगी कि आप कितना कर सकते हैं। तो इनका जो डीप पॉकेट्स है और इनकी जो स्ट्रैटेजी है मार्केट कैप्चर करने की, वो यही है कि आप इतना सस्ता कर दें, क्योंकि उनके पास दे हैव द रिजर्व्स कि वो अगर 5 साल पैसे ना भी कमाए, बिल्कुल भी कमाए नहीं और लॉस में चले, तो भी इनके पास कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके बाद वो मार्केट शेयर कैप्चर करने के बाद उनकी प्रॉफिट शुरू होती है। ये तो बिजनेस स्ट्रैटेजी उनकी हमेशा से रही है। तो जब टेलीकॉम में उन्होंने अपना सर्विसेज शुरू किया था तो ऑब्वियसली उन्होंने सब कुछ प्राइसेस घटा दी थी। तो ऑब्वियसली यही होने वाला है एएमसी बिजनेस में, एसेट मैनेजमेंट में यही होने वाला है कि इन्वेस्टर्स को, आई एम वेरी श्योर कि बहुत कंपेटिटिव प्राइसिंग में ये अपने जो टीईआर की बात कर रहे हैं हम, टोटल एक्सपेंस रेशियो, बहुत ही कंपेटिटिव होने वाला है। वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनेगा और ये उसके पीछे एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाएंगे कि कॉस्ट कम है तो आपका कितना मुनाफा होता है, एडिशनल मुनाफा सिर्फ कॉस्ट कम होने की वजह से। आई थिंक एक बहुत बड़ा कैंपेन होने वाला है और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होने वाला है। अल्टीमेटली क्या होगा, आप और मैं जो इन्वेस्टर्स हैं, हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, एक नई एएमसी मिलेगी जो पूरे मार्केट को डिस्टर्ब करती है और प्राइसिंग नीचे लाती है। तो आई एम श्योर आपको, मुझे इसका फायदा होने वाला है। लेकिन सिर्फ प्राइसिंग को देखते हुए अगेन, ये नहीं कि कम सस्ता है तो मैं सब कुछ छोड़ के इसमें आ जाऊं। एसेट मैनेजमेंट में आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वैसा काम नहीं करता, सस्ता जरूरी नहीं है अच्छा ही हो। तो कई बार कॉस्ट, जी यानी फिर ग्राहकों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है सर, ग्राहकों के लिए विन विन सिचुएशन होगी सर इस हिसाब से देखें तो। एब्सोल्युटली, आई मीन मैं तो कहता हूं कि और 5 ऐसी म्यूचुअल फंड्स आए, आई मीन नई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आए मार्केट में, तो इन्वेस्टर्स के लिए तो ऑप्शन बढ़ेगा ही। तो एज एन इन्वेस्टर आप और मुझे तो अभी बहुत लंबी जर्नी है। अभी तो हम सिर्फ 5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, अभी तो मान लीजिए 10 करोड़ इन्वेस्टर, 25 करोड़ इन्वेस्टर जुड़ना बाकी है। तो उनके लिए कुछ तो होना चाहिए टेबल पे कि उनके पास आए लोग, उनको कहें कि भाई आप इन्वेस्ट करो, 100 रुपए करने, 100 रुपए से शुरू करो। तो आई थिंक पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा। और ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जियो जब आएगा वो जरूरी नहीं है कि एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेयर्स का शेयर खाएगा जी, वो नया मार्केट क्रिएट करेगा। तो मार्केट एक्सपैंड होगा जो पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, आप मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि नया मार्केट, नए लोग जुड़ेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। जी ठीक है सर। सर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने क्लाइंट से किसी तरीके का रिस्पांस मिल रहा है कि लोग म्यूचुअल फंड को, जियो म्यूचुअल फंड को लेकर कुछ एक्साइटेड हैं या फिर डाउटफुल हैं? नहीं, अभी तो बहुत नेसेंट स्टेज पे है। तो अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं आया कि भाई किसी ने सामने से फोन करके पूछा हो कि भाई जियो का मुझे कोई स्कीम आ रही है और मुझे तुरंत उसमें पैसे लगाने, जब शुरू हो तो बताना, पहले दिन में लाइन में लग के लगाने वालों पैसा। ऐसा कोई एक्साइटमेंट अभी तक नहीं आया है। बट क्योंकि उन्होंने इतना प्रचार भी नहीं किया, अगर आप देखेंगे तो इतनी कोई पब्लिसिटी नहीं, अभी सिर्फ रिपोर्टिंग स्टैंड पॉइंट से आया कि उन्हें लाइसेंस मिल गया। सो अभी सिर्फ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो अपना ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं। जब वो खुद अपना मार्केटिंग करेंगे तब आप देखेंगे कि रिस्पॉन्स उस समय आने लगा। आई एम श्योर गुरिल्ला मार्केटिंग होने वाली है। आप कहीं भी कुछ भी खोलेंगे, आप बाहर निकलेंगे, होर्डिंग्स में आपको उनका नाम दिखने वाला, आपके मोबाइल में आप कुछ भी देखें तो उनकी ऐड आने वाली है। वो बम्बार्ड करेंगे पूरे मार्केट को। उस समय आप जो सवाल पूछ रही हैं ना कि फिर लोग सामने से आके पूछेंगे, तो आई थिंक उसके लिए थोड़ा वक्त अभी और है दिव्या। जी सर, और उस समय भी सर, हालांकि उसके बीच में भी हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उस समय भी सर आपसे एक बार फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसे आज चर्चा हुई, फिर एक बार दोबारा चर्चा करेंगे। और सर फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, थोड़ा समय आप बीच में निकाल लिया कीजिए हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। सर हम लोगों को बहुत कुछ सीखने से मिलता है। आज भी आपने जो बहुत सारी बातें बताई बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत ही आसान भाषा में, एकदम लेमैन की भाषा में आपने समझाई। और तमाम व्यूअर्स जो है, मैं देख रहा था कमेंट्स आपके लिए थैंक्स लिख रहे थे सर। तो इसलिए सर आपसे गुजारिश रहेगी
कि आगे भी थोड़ा सा समय आप बीच बीच में हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला कीजिए सर। जरूर से मैं खुश हूंगा कि मैं आपके साथ जुड़ सकूं इतनी अच्छी मुहिम में जो आप चला रहे हैं। थैंक यू सो मच Thank you, सर, sir. थैंक यू सो मच, आप जुड़े सर, धन्यवाद। माय प्लेजर। तो देखिए आपने, तो जियो और ब्लैक रॉक की ये जो साझेदारी है भारतीय म्यूचुअल फंड सेक्टर में एक नई शुरुआत का संकेत है। यहाँ पर निवेशकों के लिए ये एक संभावित अवसर हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आपको। हर नया फंड यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ और बहुत आकर्षक हो सकता है, ये जरूरी नहीं होता, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी अकल का इस्तेमाल जरूर करना है यहाँ पर। अगर फंड की रणनीति, टेक प्लेटफॉर्म और ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत हो तो सिप के जरिए इसमें स्मार्ट तरीके से शुरुआत की जा सकती है। जैसा हमारे एक्सपर्ट हर्षवर्धन रुंगटा जी ने भी बताया कि समझदारी और डिसिप्लिन ही सिप के रिटर्न की कुंजी है। पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ अपना अनमोल पैसा जो है इन्वेस्ट करिए। बिल्कुल, और तमाम व्यूअर्स से फिर कहना चाहता हूं मैं एक बार, क्योंकि देखिए लगातार आपकी जो संख्या है वो बढ़ रही है, बहुत अच्छा लगता है। आप ये समझिए कि हमें बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत बूस्टअप मिलता है हमें। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एक बेहतरीन शो आपको परोस सके, हम लोग आपके सामने ला सके। आपको बस इतना ही करना है, शाम 4 बजे आपको जुड़ना है, थोड़ी सी जहमत उठानी है। 4 बजे आपको अपना फ़ोन या जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप देखते हैं उसको देखिए, आपके मन में कोई सवाल हो वो भेजिए और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ भी साझा कीजिए। ओवरऑल कैसा लगा शो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।